नमस्कार। परम आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, सम्माननीय गुरुवर प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी मिजोरम से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर नरेश मिश्र जी, प्रोफेसर दिनेश चंद्र दीक्षित जी, आभासी पटल पर विद्यमान नव उन्नयन परिवार के सभी साथी शिक्षक, शोधार्थी एवं विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से जुड़े सभी सम्मानित शिक्षकों का नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी द्वारा आयोजित इस साप्ताहिक व्याख्यान माला के प्रथम पुष्प में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ये साप्ताहिक व्याख्यान माला आज से प्रारंभ की जा रही है और इसका शुभ आरंभ मंगलाचरण से करेंगे। और मंगलाचरण के लिए मां सरस्वती की आराधना के लिए पुष्प समर्पित करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ मोहिनी राय को। मोहिनी राय, आपका अनुरोध है आप आए और मां सरस्वती के चरणों में पुष्प वंदना अर्पित करें। जी मैम, 1 मिनट का समय दूंगी मैम। मैं आशा करती हूँ आप मुझे देख और सुन पा रहे होंगे। जी जी। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आप सभी के समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में प्रस्तुत करती हूँ। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, ऐसा लगे तुम मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो, आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है, देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ छंद समर्पित करती हूँ, सुने की। श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ, दीप्त शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ, लेखनी मयूर पंख छाटे अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भरे, हो सके मनुष्य के चरित्र को सवार दे। सप्त स्वर दात्री हे विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक, शोक में रहे न आज कविता सवार दे। सप्त स्वर दात्री हे विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक, शोक में रहे न आज कविता सवार दे। झनकार तार दे सितार को संहार अम्ब, लती लय गति कर दे अमर शार दे। तान सेन बैजू बावरा उतार दे, धरा पे शब्द राष्ट्र स्वर कर दे प्रखर सार दे। मेरे दरबार लेके सपने हजार आई, यदि हो सके तो काम एक कर शार दे। कविता कला का यश गान सदा होता रहे, कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। धन्यवाद। धन्यवाद मोहिनी। बहुत मधुर स्वरों में माँ सरस्वती का गुणगान किया और माँ सरस्वती से प्रार्थना की कि वे सबके स्वरों में एक मधुर तान भर दे। और ऐसा लगता था कि इनके स्वरों में भी माँ सरस्वती का ही वास है। तो एक शुभ आरंभ के साथ मैं
इस व्याख्यान माला श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आप सब जानते ही हैं कि 2009 से निरंतर नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी विभिन्न गोष्ठियों का, संगोष्ठियों का, राष्ट्रीय संगोष्ठियों का, चर्चा परिचर्चाओं का आयोजन करती रही है। मासिक संवाद गोष्ठियों का आयोजन, विभिन्न चर्चाओं का आयोजन निरंतर होता रहा है प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी के मार्ग निर्देशन में। और 6 मार्च 2020 को हमने फिजिकली एक राष्ट्रीय संगोष्ठी गुरु नानक देव जी के प्रदेय पर की थी, और उसके पश्चात स्थितियां ऐसी बदली, आप सब जानते हैं कोरोना के कारण, कि सबका इस तरह से फिजिकली मिलना संभव नहीं हो पाया। और हम 2021 में भी करते रहे कि सब अनुकूल स्थितियां हो तो हम एक बार पुनः मिलें और संगोष्ठी करें, पर हो नहीं सका। फिर अक्टूबर नवंबर से हम यही विचार कर रहे थे कि हम आभासी पटल से ही जुड़े, इसी तरह से मिलना हो और किसी तरह से ज्ञान परिचर्चा आगे बढ़े। और फिर स्वाधीनता आंदोलन का और भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां अमृत महोत्सव है, और हम भी इसमें कुछ अपने नवोन्नयन साहित्यिक सोसाइटी की ओर से भागीदारी दे सके। और हिंदी के साहित्यकारों का स्वाधीनता आंदोलन में बहुत सक्रिय योगदान रहा। कविता के रूप में, गद्य, कहानी, उपन्यास आदि के रूप में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, संपादकीय के द्वारा या निबंधों के द्वारा, तो साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा स्वाधीनता आंदोलन में। चाहे के गीत थे या चरखे के गीत थे या झंडा का गीत था या प्रभात फेरी के रूप में था या निबंधों कहानियों के रूप में था, तो उन साहित्यकारों के योगदान को हम पुनः स्मरण करें और एक इस तरह से चर्चा परिचर्चा चले। तो ये विचार करते करते पीछे मीटिंग हुई और सबने मिलकर यही विचार किया कि हम इस पूरे व्याख्यान माला को प्रारंभ करें। और ये हमने साप्ताहिक व्याख्यान माला आयोजित करने का एक योजना बनाई है। प्रत्येक सप्ताह हर शुक्रवार शाम यही 4:45 से लेकर 6 बजे तक हमारी आभासी पटल पर माला चलेगी, और जिसका शुभारंभ हम आज कर रहे हैं। और आज इस शुभारंभ में हमारे बीच में हमें आशीर्वचन देने के लिए प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, आचार्य प्रवर, हमारे साथ हैं, और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ सदैव रह रहा है। तो उनका अभिनंदन करने के लिए और संगोष्ठी, ये व्याख्यान माला के विषय में अपनी योजना रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी को कि वे आए और प्रोफेसर दीक्षित जी का अभिनंदन भी करें और इस व्याख्यान माला के विषय में अपनी बात रखें। सर। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? टंडन सर, आप हैं? लगता है उनका नेटवर्क या तो नहीं है। प्रदीप, एक बार सर को फोन करके पूछिए, सर है अभी इसमें? दिख तो नहीं रहे हैं सर, मैं एक बार पूछता हूँ। हाँ, एक बार फोन करके पूछ लीजिए। रीता जी सर हैं। तो बोले सर। सर जुड़े हुए हैं प्रदीप जी। आवाज तो नहीं पहुंच रही है सर। मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे सुन नहीं। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप तो सुन रहे हैं सर, प्रोफेसर टंडन सर की टंडन सर की पूछ रही हूँ। टंडन सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद उनका नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो सर से दोबारा जुड़ना चाहिए। देख लीजिए। मैं तब तक सर का
परिचय थोड़ा सा बता दूं, हालांकि हम सभी जानते हैं और उनके बारे में उनका परिचय देना तो सूर्य को सुनीता दीपक जी, देखा मेरी के आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ बराबर। जी सर। ये असल में मैंने प्रोफेसर दीक्षित जी को अपने फोन से लिंक किया था, इसलिए मुझे लग रहा है कुछ अच्छा। गड़बड़ होगी। जी जी जी, चलिए मैं आदरणीय प्रोफेसर गुरुवर दीक्षित जी का अभिनंदन स्वागत करता हूं और चरण स्पर्श करते हुए उनके आशीष की आकांक्षा करता हूं। इस नवोन्नयन साहित्यिक सोसाइटी की व्याख्यान माला का जब शुभारंभ हुआ था तो मेरे गुरुवर प्रोफेसर दीक्षित के करकमलों से ही और उनके व्याख्यान से ही हुआ था। और इस 2 वर्ष के अंतराल के बाद अंततः हमें लगा कि हम स्थितियां फिर से ऑनलाइन जुड़ने की हैं, तो हम इस व्याख्यान माला को एक साप्ताहिक व्याख्यान के रूप में पुनः प्रारंभ करें। प्रोफेसर दीक्षित जी के विषय में कुछ कहना, मुझे लगता है कि सूर्य को चिराग दिखाने वाली बात होगी। उनके विषय में, उनके कृत्य से, उनके प्रदेश से हम सब लोग पूरे देश में ही नहीं, पूरी हिंदी जगत में प्रोफेसर दीक्षित को हम जानते हैं और उनकी पुस्तकों से, उनके व्याख्यान से, उनके लेखन से हम सब अभिभूत हैं। और नवोन्नयन के अधिकांश सदस्य बार बार ये सर शिकायत करते रहे कि सर ऑनलाइन शुरू कीजिए, बहुत अरसा हो गया, 2 साल हो गए, हम लोग घर में बैठे बैठे पक गए और दीक्षित जी का मन भी है। तो हमने सोचा कि इस तरह से इस श्रृंखला को फिर शुरू करें। और क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ आजादी की जो अमृत उत्सव के रूप में भारत में मनाई जा रही है, हम सबके लिए गौरव का विषय है, तो हमने इसलिए विषय भी स्वाधीनता संग्राम में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका या उनका प्रदेय, इसको केंद्र में रखकर प्रारंभ किया। तो इस श्रृंखला का जो प्रति शुक्रवार शाम को 5 से 6 या 4:45 से 6 का समय हमने रखा है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सर ऑनलाइन व्याख्यान माला चल नहीं पाती, ये हमने 1 घंटे 1.25 घंटे का समय निर्धारित किया सबने, और सबकी इच्छा थी कि ये सिलसिला चले लगातार। तो हम योजना हमारी ये है सर कि जितने भी व्याख्यान हम कर पाएंगे उन व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग कर लें और रिकॉर्डिंग करके फिर उनको एडिट करके हम उनका पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन भी भविष्य में करें। ये हमारी आर्थिक इच्छा है और हम अनुरोध भी करेंगे सभी वक्ताओं से, जो भी जुड़ेंगे वो भले ही कविता में या गद्य में या पत्रकारिता में या और अन्य जिन किन्हीं भी अनुशासनों और विधाओं के माध्यम से इस दृष्टि से बात करेंगे, चाहे प्राचीन और मध्यकालीन कविता में स्वाधीनता संग्राम की चेतना हो या आधुनिक युगीन कविता में हो, भारतेंदु द्विवेदी आदि आदि। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या है सर जिन्होंने, आपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी हमारे यहाँ एक व्याख्यान दिया था, तो इस विषय का स्पर्श वहां भी हुआ था, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर, आपने निरंकार देव सिंह की भी चर्चा की थी, क्षेमचंद सुमन की भी बात हुई थी, और रामावतार त्यागी की, श्यामलाल पार्षद की, इसी तरह गोपाल सिंह नेपाली आदि बहुत सारे रचनाकारों का उल्लेख आपने उस व्याख्यान में भी किया था। तो सर हम इस व्याख्यान माला में नवोन्नयन परिवार की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। आपने हमारे आग्रह को अपने आशीष प्रदान करने के लिए स्वीकार किया और भविष्य में भी आपका आशीष हम पर बना रहे। आप शतायु हों और स्वस्थ रहें और इसी तरह हम पर अपनी कृपा के कलश जो हैं वो आप बरसाते रहें। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं सर विषय पर आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद सर। हम लोग तो कब से लालायित थे कि सर के ज्ञान अमृत की वर्षा हमें सुनने को मिले, हम भी उसका लाभ उठा सके। सर की विद्वत्ता से, उनके ओजस्विता से, उनकी सज्जनता, विनम्रता, सादगी, एक अद्भुत मेल है सर में।
विद्वत्ता के साथ साथ विनम्रता का होना और सब जनता का होना, ये अद्भुत संगम तो हमें सर में दिखाई देता है। और सर से जब भी भेंट होती है तो लगता है कि आशीर्वचन मिल गया, हमें पाथेय मिल गया। और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा। हमारी जितनी भी राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई उन सबका बीज वक्तव्य आपके द्वारा ही दिया गया। और मैं सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि सर के जितने भी बीज वक्तव्य थे उन सबका संग्रह करके चिंतन के बीज बिंदु करके नव उन्नयन सोसाइटी की तरफ से वो प्रकाशित भी है। उस पुस्तक का सर के द्वारा, टंडन सर के द्वारा संपादन भी किया गया है, जिसमें दीक्षित सर के सभी सारगर्भित लेखों का संग्रह है। तो सर अपने ज्ञानपूर्ण वक्तव्य से, अपने आशीर्वचनों से हम सबको प्रबोधित करें, हम सबको लाभान्वित करें, इसी आशा के साथ मैं सर को आमंत्रित करती हूँ आज के वक्तव्य के लिए। दीक्षित सर। संगोष्ठी के अध्यक्ष मेरे मित्र प्रोफेसर टंडन, इस आभासी पत्र पर विद्यमान इस समय 172 मित्रों की सूची आ रही है। मुझे प्रोफेसर नरेश जी दिखाई दे रहे हैं जी। विनीता जी का तो सारा उपक्रम ही है, उपक्रम या पराक्रम जो भी कहे। आप सबको मेरा अभिवादन, बहुत बहुत साधुवाद। यह एक राष्ट्रीय निमित्त है। हम जो अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं, इसमें हर नागरिक का दायित्व है कि अपना अपना भाव अपने ढंग से प्रकट करें। हिंदी साहित्य से जुड़े हुए उसके हम सब विद्यार्थी, हमारा भी पुनीत कर्तव्य है कि हम पुनर्वलोकन करें और भविष्य की ओर भी देखें। आजादी बड़ी बहुमूल्य वस्तु होती है। इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 75 वर्ष पूर्व, उसका उत्सव मनाना यह भी एक प्रकार का राष्ट्रीय कर्तव्य बोध है। तिलक जी का वो कथन आप सबको बहुत पसंद आया है, हम सब उससे अभिभूत हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी को हक नहीं है कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे। गांधी जी पर जब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो उन्होंने अदालत में पहली बात कही थी कि अंग्रेज अपने को सबसे सभ्य जाति मानता है, लेकिन उससे ज्यादा बर्बर और असभ्य दूसरी जाति संसार में हुई नहीं है। उसने आज तक 82 देशों को पराधीन कर रखा है। जो देश दूसरे की स्वतंत्रता का, इसके मौलिक अधिकार का हनन करता है, उससे ज्यादा बर्बर और दूसरा देश नहीं हो सकता। तो इतने सारे जद्दोजहद के बाद, इतने सारे संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। हम उसका स्मरण करते हैं, स्वतंत्रता देवी को नमन करते हैं। और आपने उस अवसर पर यह अपना बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। साथ ही धन्यवाद भी, इस अवसर पर आपने मुझे याद किया। मित्रों, मोटे तौर से तो आजादी 75 वर्ष की है, लेकिन इतिहास में जाकर देखते हैं तो हमारे यहां लगभग 2000 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। बार बार लड़ते रहे हैं, कभी जीतते रहे, कभी हारते रहे, कभी स्वतंत्र हुए, कभी परतंत्र हुए। इसका गहरा नाता उस पूरे इतिहास से है। जहां तक मेरी समझ है, सबसे पहला आक्रमण इस देश पर सिकंदर का हुआ था। बहुत दिनों तक उसका शासन तो नहीं चला, वो तो परास्त होकर के गया, हमसे संधि करके गया। लेकिन बड़ा गहरा नाता यूनान मैगडोनिया का भारत से रहा, विशेष रूप से सेल्यूकस, कार्नेलिया, चंद्रगुप्त इत्यादि के संबंधों के कारण। उसके बाद निरंतर फिर आक्रमण होते रहे, एक सिलसिला चला। कभी गौरी का आक्रमण, कभी गजनी का आक्रमण, कभी शक आए, कभी हूण आए, कभी सुल्तान राज चला, कभी तुर्क आए, कभी खिलजी आए, कभी लोधी आए, कभी पठान आए, कभी मुगल आए। एक चरण है ये जहां हम इन विदेशियों से, इन आक्रमणकारियों से बराबर संघर्ष करते रहे। हमारे प्रगतिशील इतिहासकारों ने कई जगह उल्लेख किया है, वो बार बार उल्लेख किया है कि भारत निरंतर हारता रहा है, पराधीन होता रहा है। एक भारी भ्रम है
और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप देखें कि जिसको आप पराधीन भारत कहते हैं, उस बीच भी हमने शरणागति नहीं प्राप्त की, हमने पूरी तरह समर्पण नहीं किया। महाराणा प्रताप अपनी जगह लड़ते रहे, शिवाजी अपनी जगह लड़ते रहे, सिख अपनी जगह लड़ते रहे, मराठी अपनी जगह लड़ते रहे, राजपूत अपनी जगह लड़ते रहे। कहीं किसी ने समझौता कर लिया और किसी ने अपनी स्वतंत्रता की आवाज लगाई। बहरहाल वो एक मिला जुला रूप था। इसको जय पराजय तो कहा जा सकता है, लेकिन पराधीनता नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद दूसरा चरण आया, जब हमारे यहाँ सबसे पहले फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया, फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया। फ्रांसीसी ने पुर्तगाल पर अधिकार किया, तो सॉरी पांडिचेरी पर और 3 कॉलोनी पर अधिकार किया। उसके साथ पुर्तगाली आए, उन्होंने पुर्तगाल पर अधिकार किया और देखते देखते अंग्रेज ने पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार कर दिया। ये पराधीनता का दौर था। हालांकि इस बीच भी बराबर संघर्ष होते रहे। आपको भली प्रकार याद है, प्लासी के युद्ध में पराजय के बावजूद बिल्लौर में सैनिकों का आंदोलन चला, बुंदेली लड़ते रहे, कूका, पिंडारी और न जाने कितनी जनजातियां थी, वे बराबर युद्ध करती रहीं और अपनी स्वतंत्रता की आवाज उठाती रहीं। फिर उसके बाद 1857 का गदर हुआ, बैरकपुर में जो आंदोलन चला, सिपाहियों के बीच जो गदर हुआ, और उसी के साथ साथ फिर मेरठ छावनी में, दिल्ली में रिपले वहां का कर्नल, उसकी जो हत्या की गई, स्वयं दिल्ली में स्वाधीनता का झंडा फहरा दिया गया था। ऐसे बीच बीच में कई राज्यों ने अपने अपने झंडे फहराए थे। 1857 के गदर में 4.5 महीने तक लखनऊ की रेजिडेंसी पर यहाँ के विद्रोहियों का झंडा फहराता रहा। अंग्रेज राज इनके हिसाब से खत्म हो गया था। उसी तरह से आरा जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने अपनी आजादी का झंडा फहराया। राजस्थान में, बुंदेलखंड में, झांसी में भी कुछ महीनों की स्वतंत्रता चली है। मेरे कहने के तात्पर्य है कि स्थायी रूप से स्वतंत्रता नहीं रही, बीच बीच में आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल रूप से पूरे देश को यूनियन जय के अंदर लेने का कार्य अंग्रेजों ने किया। और वो लगभग 200 वर्षों की पराधीनता, जिसमें 90 वर्ष की खासतौर से ब्रिटिश पराधीनता, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आजादी पराधीनता रही होगी, लेकिन विशेष रूप से जो ब्रिटिश शासन यहाँ आया, तो आप सब जानते हैं ब्रिटिश शासन के आने के बाद साहित्यकारों में बहुत सारे लोग तो बहुत दिनों तक उसका गुणगान करते रहे। कारण उसका यह था कि इसके पूर्व जो देशी नरेश, उनका जो शासन पद्धति थी, जो नवाबी शासन यहाँ चल रहा था, इन्होंने जनता को ज्यादा त्रस्त कर रखा था। पूरा देश राज्यों में बटा हुआ था और कोई समाज कल्याण कार्यक्रम, जिसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं, उस प्रकार का राज्य न होकर वस्तुतः शोषण प्रधान राज्य या उत्पीड़न प्रधान राज्य ज्यादा रहा है। इस वजह से आम भारतीय उससे बहुत त्रस्त, बहुत पीड़ित हो गए थे। जब उन्होंने रानी विक्टोरिया का राज देखा तो आरंभ में उनको लगा कि ये तो सुशासन आ गया है। उस समय के एक कवि ने कहा, ब्रिटिश सुशासित राज्य पर आनंद उमग्यो जात। ऐसा राज्य आया है जिसमें चारों तरफ आनंद ही आनंद है, माने सामाजिक न्याय मिल रहा है, भौतिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब नए ढंग की शिक्षा प्रणाली आ गई, नए ढंग की चिकित्सा प्रणाली आ गई, नए प्रकार का प्रशासन आ गया, सब कुछ नया नया हो गया। तो इस विकास कार्य को देखकर शुरू में हमारे साहित्यकार बहुत मुग्ध रहे। एक बहुत बड़े कवि भारतीय युग के लज्जाराम मेहता और उन्हीं के साथ व्यास जी, उन्होंने एक छंद लिखा था, पूरन अमी की कटोरिया सी चिरजीव सदा विक्टोरिया नानी। तुम अमी माने अमृत की कटोरी हो, चिरंजीवी रहो, भगवान तुम्हें शतायु करें, दीर्घायु करें, क्योंकि इस राज्य में जितनी सुख सुविधा तुमने दी है और हम सबका जितना कुछ कल्याण हुआ है वो अवर्णनीय है। स्वयं भारतेंदु देखिए बहुत दिनों तक राजभक्त और राष्ट्रभक्ति के बीच झोंके खाते रहे। पहला पहला जो स्वर उन्होंने मुखरित किया वो ये था कि इस ब्रिटिश राज्य में अंग्रेज राज
साज सजे भारी शुरुआत राष्ट्र अनुभव कर कह रहे हैं, थोड़ा संकोच के साथ हो रहा है। यहाँ का कपास लंकाशाया जा रहा है, बोलता है मेड इन इंग्लैंड की छाप लगाकर वो भारतीय गए थे। जिस तरह ग्रामीण उद्योग समाप्त किए गए, विशेष रूप से उनके इस दोहे में गदर को लेकर जो उन्होंने लिखा था, एक आश्चर्य की बात यह दिखती है कि इतना बड़ा गदर हुआ जिसको हम राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं, अंग्रेज उसको सिपाही म्यूटिनी कहते रहे हैं, सिपाहियों की झड़प, एक मामूली सा घटनाक्रम समझ लीजिए, उसको लेकर तब तक के साहित्यकारों में कोई राष्ट्रीय चेतना या कोई आत्मबोध नहीं पैदा हुआ था। पूरे भारतीय युग में किसी भी कवि ने 1857 के गदर के बारे में अपनी कोई वेदना या अपना कोई विद्रोह, इन्हें अपना कोई भाव नहीं प्रकट किया। केवल एकमात्र अपवाद भारतीय युग का दोहा मिलता है, और वो प्रबल सिपाही द्रोह अनल जा जल बल नासी, सो भय अजहु सिराय सकत नहीं भारतवासी। इसमें भी गदर का उपहास ज्यादा है। ये कहते हैं कि इनकी चिनगारी छिटकी तो विद्रोह की चिनगारी फूटी, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रबल जल पानी की धार अंग्रेज सरकार ने डाल दी कि ये बुझ गई, और ऐसी बुझ गई कि ये अब तक भारतीय उनका रोमांच रोंगटे खड़े हैं, अभी सिरा नहीं सके हैं, अभी शांत नहीं हो पाए हैं, और वो बहुत ज्यादा आतंकित या बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। दुविधा का भाव है। धीरे धीरे फिर भारतीय युग का स्वर मुखर होता है, जैसे जैसे असलियत प्रकट होती चली जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए, चाहे भारत दुर्दशा हो, चाहे अंधेर नगरी हो, और चाहे उनकी अन्य सारी रचनाएं, उसमें फिर कभी व्यंग्य के रूप में और कभी खुले विद्रोह के रूप में वे राष्ट्रीय स्वर मुखरित करने लगते हैं और सुनियोजित रूप से अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हैं। अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हुए अलग अलग पात्रों के माध्यम से कह रहे हैं। एक पात्र उनका कहता है कि सबके ऊपर टिक्कस लगाऊं, धन है मुझको धन, मरी बुलाऊं, देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न। मैं महंगाई पैदा कर रहा हूं, दूसरे मरी माने महामारी बुला रहे हूं। 1918 और 20 के बीच इस देश में इन्फ्लुएंजा नामक जो विश्व महामारी आई थी, विभीषिका बनकर आई थी, उस समय के अंग्रेजी रिकॉर्ड बताते हैं कि उसमें 1 करोड़ 20 लाख लोग मरे थे। चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कोरोना से ज्यादा भयानक संक्रामक रोग था वो, और चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, अकाल छाया हुआ था, लोग भुखमरी में मरे चले जा रहे थे। तो और उसके ऊपर अंग्रेजों का टैक्स लगा हुआ था, जिसको लेकर भारतीय ने आगे एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि ये जो लेवी है, लेवी प्राण लेवी, ये सबका प्राण ले रही है और सारा धन खींचे ले रही है। तो इस तरह धीरे धीरे उनका विरोध भाव मुखरित हुआ, और फिर देखते देखते वे एक प्रकार का संगठन सुनियोजित रूप से एक आंदोलन लेकर के चले। जब वो कहते हैं कि सब गुरजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व के झूठी तेज, क्यों सखी साखत नहीं अंग्रेज। वो एक पैरोडी शैली में, एक तरह पहेली वाली शैली में ऊपर का पूर्वार्ध देते हैं, उसके उत्तर में भीतर भीतर सब रस चूसे। उस आखिरी सखी कहती है कि क्या साजन है, कहते नहीं नहीं सखी साजन तो अंग्रेज। तो इस तरह से उस समय की कुव्यवस्था को लेकर, उस समय के भ्रष्टाचार को लेकर भारत दुर्दशा में, अंधेर नगरी में उन्होंने अपना मुखर स्वर विखरित किया, और फिर उसी के साथ साथ आह्वान भी किया कि सब लोग मिलकर के अपने स्वत्व के लिए संघर्ष करें। भारतीय का वो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, स्वत्व निज भारत गाहे। हम स्वत्व यानी स्वतंत्रता, ये अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उन्होंने सबका आह्वान किया। और उन्हीं के प्रभाव से फिर देखा देखी उस युग के जो समकालीन दूसरे पत्रकार थे, जो लेखक थे, उनमें एक बड़ा प्रबल स्वर था प्रेमघन का।
प्रेमघन जी आनंद कादम्बिनी बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका थी उनकी, उसमें उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण गीत लिखा था, विदेशी उलूक छिपाने को ये कोतर बनी उदीची है। ये प्रतीची और उदीची में भाग करते हुए भारत की भूमि को उन्होंने कहा था कि विदेशी उल्लू यहाँ छिपे हुए हैं, और उसमें फिर वंदे मातरम का भाव प्रकट किया था। इसी तरह से उसी क्रम में उन्होंने एक दूसरा शंखनाद किया। प्रसिद्ध कविता उनकी है, हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज आरत दशा निशा का, समझ अंत अतिशय प्रमुदित हो तब सब उस नेता का, अरुणोदय एकता दिवाकर प्राची दिशा दिखाती, देखा न उत्साह परम पावन प्रकाश फैलाती। एक मंगलाशा का स्वर इसके भीतर। तो प्रेमघन सर्वस्व में उनकी बहुत सारी रचनाएं इस तरह की संग्रहित हुई। उसी बीच प्रताप नारायण मिश्र आए, ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन करते थे। इन्होंने बहुत खरी खरी बात कही। ये कहा कि सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, हम खाली लेक्चर को तेज। हम केवल भाषण देते हैं और दूसरी तरफ हमारा सर्वस्व, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो हमारा भारतीय गौरव रहा, वो सबको मिटाए दे रहे हैं। और तब सबका आह्वान करते हुए कहते हैं कि सब तज गहो स्वतंत्रता, नहीं ली तो लाते खाओ। सब आजादी के लिए लड़ो, नहीं तो लाते पड़ेंगी, मारे जाओगे, अपमानित होगे, लूटे जाओगे। राजा करे जो न्याय है और पासा करे सो दांव। इस तरह से आम आदमी को आम आदमी की भाषा में वे आकृष्ट करते हैं और उसको एक विशेष प्रकार का प्रबोधन देते हैं। अंबिका दत्त व्यास भी उस युग के बड़े प्रसिद्ध कवि थे। वे अंग्रेजों की सभ्यता, उनका खान पान और रहन सहन पर व्यंग्य भरी रचनाएं लिखते। पहिर कोट पतलून बूट, और उस समय जो उपहास किया जाता था कि खड़े खड़े ये लोग शंका करते हैं और बिना हाथ धोए भोजन कर लेते हैं, तो ऐसे व्यंग्य प्रहार करते हुए उनके रहन सहन को, यानी अंग्रेजियत को उस समय पूरी उसकी भर्त्सना करते हैं। वो उसी क्रम में श्रीधर पाठक ये राष्ट्रीय चेतना के पहले कवि थे। इनका भारत स्तव, हिंद वंदना, भारत श्री कई संकलन हैं। और विशेष रूप से ये जय हिंद शब्द जो चला है, ये श्रीधर पाठक का दिया हुआ है। जय हिंद जयते जय हिंद देश, यही तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के एक तरह से फौजी सलामी के रूप में ये जय हिंद शब्द लिया और नारा बन गया, एक राष्ट्रीय नारा हो गया। तो उन्होंने भी इस सत्ता को फिरंगी नाम सबसे पहले उन्होंने दिया था। फिरंगी दरअसल फ्रेंच शासकों के लिए बनाया हुआ शब्द था, जैसे ब्रिटिश के लिए अंग्रेज शब्द बनाया गया था। अंग्रेज और अंग्रेज से जुड़ा हुआ शब्द है। इनकी सफेदी को देखकर लगता था कि वास्तविक श्वेतता नहीं है, ये रंग के आए हैं, रंग छुए हुए सियार है, इसलिए उसी रंगरेज के तर्ज में अंग्रेज शब्द बनाया गया और फ्रेंच के अर्थ में फिरंगी शब्द बनाया गया। उसमें प्रेमघन ने एक बड़ा बढ़िया व्यंग्य किया कि रोज तुम्हारे देने को मैं कहां से रुपया लाऊं, तुम हमें लूट रहे हो। हर बहाने, किसी न किसी बहाने से हमारे ऊपर जुर्माना लगा रहे हो और पूरी तरह से आर्थिक शोषण करके देश को खोखला की दे रहा है। इसी अवसर पर भारतेंदु ने विजयनी वैजयंती नाम की रचना की और पश्चाताप का स्वर, एक तरह से राष्ट्रीय शोक, जो उनका प्रसिद्ध गीत है, भारत दुर्शनोदय की जाई, सब मिली आवो रोवो भारत भाई। पहली बार एक मंच पर सबको रोने के लिए आमंत्रित किया था कि सब मिलकर के आओ, देश की दुर्दशा पर रो। अब ये दुर्दशा देखी जा रही। उसी में कहते हैं कि हाय वही भारत वही भारी, सब ही विदिशो गई दुखारी, दबाबा सनाई बजाओ बजाओ, अरे राग मारू सुनावो सुनावो। ये भारतेंदु का क्रम इसी रूप में चलता रहा। यही क्रम द्विवेदी युग में भी आपको दिखाई देता है। ये तब का दौर था जब आजादी की लड़ाई का नेतृत्व लगभग गांधी जी के हाथ में आ गया था। पहले लोकमान्य तिलक रहे, गोखले रहे, इन्होंने गरम दल नरम दल के रूप में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, उस समय तक इस आंदोलन का बहुत साफ रूप, बहुत स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई दे रही थी। 1915 में जब गांधी जी आए और सबसे पहले उन्होंने नीलहे किसानों की खेती का यह आंदोलन चलाया, विशेष रूप से चंपारण में जाकर कई महीने वहां रहते हुए और उसके साथ साथ भारत भ्रमण करके
भारत की वास्तविक दशा क्या है इसका पूरा अवलोकन करके आंदोलन का स्वरूप उन्होंने जो निर्धारित किया। तो 1915 से उनकी कार्रवाई शुरू हो गई थी, पर 1919 से वो पूरे सक्रिय हो गए। 1919 में उन्होंने पहली बार असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो लगभग 10 वर्षों तक चला। फिर 1914 से 30 तक उनका सविनय आंदोलन चला। 1920 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। उनके आंदोलन की 3 परिणतियां समय समय पर हुई हैं। तो ये वही दौर था जिसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग कहते हैं। इस द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना की एक स्पष्ट धारा प्रवाहित होती दिखाई देती। भक्तिचरण गुप्त को तो राष्ट्र कवि का एक लोक सम्मान के लिए लोक द्वारा दी गई उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने भारत भारती को उसके 3 खंडों में अतीत खंड, वर्तमान और भविष्य तक की चिंता करते हुए एक प्रकार का राष्ट्रीय काव्य बना दिया। वे जन को संबोधित करते हुए जन कविता के माध्यम से आजादी की अलग जगाने लगे। ऐ शिक्षितो तो उठो, तुम बहुत निद्रा ले चुके, संपन्न भारतवर्ष का ऐश्वर्य सारा खो चुके। अब तो उठो, सोओ नहीं, तुम त्याग लंबी नींद को, उठ जाग कर ये करो आलोकित भारतवर्ष को। तो ये प्रबोध काव्य है, पूरी तरह से इसमें संबोधन करते हुए जगाया जा रहा है। और फिर राष्ट्रीय चेतना के जितने पक्ष हो सकते हैं उन सब पर बारीक दृष्टि, भारत का जो प्राचीन गौरव था उसका, आप देखिए भारत भारती में जितने छंद हैं उससे ज्यादा नीचे पाद टिप्पणियां बाकायदे अध्ययन करके प्रमाण देते हुए कि हम शिल्प कला में कितने आगे थे, हम उद्योग में, चिकित्सा में कितने आगे थे, शिक्षा क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है, हमने संसार को क्या क्या दिया है। आज जिसका गुणगान हम करते हैं, पहली बार उल्लेख राष्ट्र कवि ने किया था कि दशमलव हमारा दिया हुआ है, शून्य हमारा दिया हुआ है, ये 12 महीर यहाँ से आए हैं, भटार को हमारे दिए हुए आचार्य आर्यभट्टो। तो इन सबका गौरव गान उन्होंने किया और दूसरों को भी प्रेरित किया, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके बड़े प्रसिद्ध कवि थे उस युग के नाथूराम शर्मा, शंकर नाम से कविता लिखते थे। वे बलिदान गान नाम की कविता के माध्यम से कहते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इसी क्रम में फिर राम नरेश त्रिपाठी, सनेही जी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही सुकवि नामक पत्रिका के संपादक थे, कानपुर से निकलती थी पत्रिका। उसमें पहली कविता उनकी छपी थी, बड़ी लंबी कविता, असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। वो नारे लिखने में बड़े प्रसिद्ध थे, जिसको निज गौरव तथा निज देश को अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ऐसे ही स्वदेश को लेकर, भिन्न भिन्न अवसरों को लेकर जो उन्होंने नारे दिए थे वे जन जन के कंठहार हो गए थे। स्वराज्य की स्थापना इसी बीच हुई, उसकी मांग, उसकी परिकल्पना दी गई। स्वदेशी आंदोलन इसी बीच चला। उस स्वदेशी को लेकर पहले तो भारतेंदु जी ने सबसे पहले अंग्रेजी कपड़ों की होली जलवाई। उसके साथ साथ फिर उस युग के बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध लिख लिख करके, कविताएं लिख लिख करके स्वदेशी का ऐसा आंदोलन चलाया। गांधी जी ने उसका विकल्प चरखा और खादी का दिया। उनकी योजना थी कि अंग्रेज की रेवेन्यू, इंग्लैंड का जो बजट है वो मुख्य रूप से भारत में बिकने वाले कपड़े पर निर्भर है। अगर इनकी कपड़े की बिक्री बंद कर दी जाए तो इनकी कमर काफी कुछ टूट जाएगी और फिर आजादी प्राप्त करने में सुविधा हो जाएगी। इसके मूल मंतव्य एक ओर तो रोजगार देने के उद्देश्य से और दूसरी ओर अंग्रेजों को आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उसी क्रम में फिर अमीरों और गरीबों का ये द्वंद्व चला, सामंतवाद पर, उपनिवेशवाद पर, पूंजीवाद पर, जमींदारी प्रथा पर, जो राजन व्यवस्था थी उस पर, और खासतौर से जो सर्वहारा है, जो गांव का है, जो गरीब है, जिसको भरपूर भोजन नहीं मिलता, इन सारे विषयों को कविता का विषय बनाया गया। आप सोचिए रीतकाल की नायिका भेद परंपरा, वो दरबारी कविता, वो श्रृंगार पर कविता, उससे भिन्न एक दूसरी प्रकार का जायका अब शुरू होता है, जिसमें कविता सीधे जन संबोधन या जन संपाद का
विषय बनती है और वो जुड़ती है किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से, समाज के शोषित वर्ग से। उनको अपने साथ संगठित करके गांधी जी के नेतृत्व में तब फिर असहयोग आंदोलन शुरू होता है। हरियोत जी, मैथिली शरण जी और उसके साथ साथ द्विवेदी के बहुत सारे कवि इन विषयों पर इतनी रचनाएं करते हैं, कहते हैं कि घर किसका उजाड़ होता है किसी गेह का दिया बुझता है, कहीं जलते फीके हैं, रंग अपना सभी जमाते हैं। बंगाल में जो दुर्भिक्ष आया था, दो घटनाएं बंगाल में विशेष रूप से ऐसी रही जिन्होंने साहित्य को नई दिशाएं दी। एक तो बंग भंगा आंदोलन और दूसरे बंग दुर्भिक्ष। उस बंग दुर्भिक्ष में लोग जिस तरह से भूखमरी से मरे हैं, लोगों को गिरते हुए, मरते हुए, छटपटाते हुए लोगों ने देखा था और उसको अपनी कविता में चित्रित किया था। उसका बड़ा गहरा प्रभाव इस आंदोलन को के ऊपर पड़ा। लोचन प्रसाद पांडे की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, भूख सा मरता हुआ करता नहीं है पाप क्या, इस पाप में फंसा हुआ पाता नहीं है ताप क्या। लोगों के सामने अब विकल्प आ गया कि मरना तो है ही, चाहे भूख से मरो और चाहे आजादी की लड़ाई में मरो। जब तक हम इस दासता से मुक्त नहीं होंगे तब तक सही अर्थों में हमारा जीवन यापन किसी प्रकार से जी पाना संभव नहीं होगा। तो सक्रिय आंदोलन की तरफ वो धीरे धीरे मुड़ते जाते हैं। और फिर उसी अवसर पर मैथिली शरण जी का काव्य आया था किसान। किसान को पहली बार उन्होंने अपना नायक बनाते हुए, मुख्य प्रतिपाद्य विषय बनाते हुए बहुत सारी कविताएं उसमें आपने देखी होंगी। बरसा रहा है रवि नल, भूतल तवा सा जल रहा, जिसमें ग्रामीण जनता को, किसान को, मजदूर को विशेष प्रकार की श्रद्धा और सहानुभूति प्रकट की जाती। दुर्भिक्ष किस तरह समाज को त्रस्त कर रहा था, भारत भारती में ही लिखते हैं कि वो पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों की टेक है। पेट पीठ से चिपक गया है, अगर हड्डियां चारों तरफ न होती तो निकल कर कहीं चला जाता। निकले हुए हैं दांत बाहर, नेत्र भीतर हैं धसे, किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण हैं उसके फंसे। ये जो भुखमरी का दारुण दृश्य इन कवियों ने खींचा, इससे कुल मिलाकर सारी जनता पर यह प्रभाव पड़ा कि अंग्रेज के राज में किसी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता, इसमें मरना अवश्यंभावी। अब मुक्ति तभी मिल सकती है जब इस शासन को फेंक दिया जाए, और तभी इस तरह के संबोधन दिए गए जिसको उन्होंने निज गौरव तथा निर्देश का अभिमान है। वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान। इस पंक्ति के लिए, छंद के लिए एक बड़ा भ्रम हिंदी जगत में विद्यमान है। कुछ लोग मानते हैं मैथिली शरण गुप्त का है, कुछ कहते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। दरअसल ये आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये संशोधित करते हुए उन्होंने बनाई थी और इस रूप में उन्होंने लोगों का आह्वान किया था राष्ट्रीय चेतना की ओर। और तब फिर बहुत सारी कविताएं लिखी गई उस दिशा में। सरस्वती के उस समय के अंक इसी भाव से भरे हुए, अपनी भारत भूमि की आरती उतारते हुए वो कह रहे। द्विवेदी जी की एक रचना है, जग में जन्मभूमि सुखदाई, जिस नर पशु के मन न सबाई, उसके मुख दर्शक नर नारी होते हैं अख के अधिकारी। जन्मभूमि की बलिहारी है, यह सुरपुर से भी प्यारी है, इसकी महिमा अति भारी है, सुध भी इसकी सुखकारी है। ऐसी रचनाएं जन्मभूमि को लेकर और राष्ट्र को लेकर। फिर उसी क्रम में उनके सुशिष्य मैथिली शरण जी ने जय जय भारत भूमि भवानी इस प्रकार के गीत लिखे। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, तेरा चंद्र बदन पर विकसित शांत सुधा बरसाता है। और यह शुभ पताका फहरे, न जाने कितने गीत उस समय झंडे को लेकर लिखे गए, देश के इतिहास को लेकर लिखे गए, यहाँ की वीरांगनाओं पर, यहाँ के महापुरुषों पर, भारत भूमि के भूगोल पर, माने हिमालय पर, समुद्र पर, गंगा पर, सारे प्राकृतिक परिदृश्य को लेकर। फिर जागरण की दृष्टि से न जाने कितने जागरण गीत लिखे गए, जिसको प्रभात फेरी के गीत कहते हैं, कितने प्रयाण गीत लिखे गए। ये हर कद में आपको मिलेगा। हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। स्वतंत्रता पुकार थी, इसमें स्वतंत्रता पुकार रही। भले ही ऐतिहासिक नाटक के साथ जुड़ा हुआ है गीत, लेकिन
उसका स्वर बड़ा प्रखर है और इसको तो दिखाई दे रहा है कि अपने समय को संबोधित कर रहा है। इसी तरह से भारत में इसके पूर्व जो विश्वासघात होता रहा है, तो हमारे ही अपने बंधु बांधव जिस तरह से षड्यंत्र करते थे, ये भेद बताते थे, इसको बचाना बहुत जरूरी था। गुप्त जी की एक कविता थी, हे हिंदू तुम ही क्यों हीन, क्यों हो दलित मुखी अति दीन, क्यों तुम हो यो आज हताश, क्यों ये पराधीनता पाश, औरों से मिलकर मतिमंद बनकर इनकी समझ में आया कि हिंदू मुसलमान जब तक दोनों में एकता नहीं स्थापित होगी तब तक पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ये गांधी जी के सांप्रदायिक सौहार्द के बहुत पहले की बात है, जब वो कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं में वही है कौम का दुश्मन, जुदा जुदा करे जो फाड़ कर चोली दामन। दोनों में चोली दामन का संबंध है, जो इनको जुदा करता है वो राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और कवि रूपनारायण पांडे, लखनऊ के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे, द्विवेदी युग के, वो कहते हैं कि जौन जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई कोटि कंठ में मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई। तो भाई भाई का माने सौहार्द भाव विकसित किया गया और दूसरी तरफ अंग्रेजों की निंदा की गई। खुल करके कहा गया कि जितने भी कष्ट है और जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस सबका मूल कारण ये अंग्रेजी सत्ता है, इसलिए इसका विरोध अवश्यंभावी है। बीच में जब छायावादी दौर आता है उस समय के कवि समसामयिक घटनाओं से जुड़े हुए नहीं थे, शाश्वत चेतना के कवि थे, लेकिन प्रकारांतर से उनका भाव प्रकट होता रहा है। कहीं न कहीं वे बंगलाशा का स्वर मुखरित करते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे है वो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। इसी तरह से जब राम की शक्ति पूजा में देखते हैं, राम को महसूस होता है कि हमारी पराजय होने लगी है, तो जामुन उनको जो प्रबोध दे रहे हैं शक्ति की करो। प्रकारांतर से संकेत अपने समकालीन पाठकों को भी है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में खास तौर से चेतना बहुत भरी। उनके जितने नाटक हैं, जनमेजय के नाट्य में नागों से युद्ध हो रहा है, चंद्रगुप्त में यूनानियों से युद्ध हो रहा है, स्कंदगुप्त और कल्याणी परिणय और ध्रुव स्वामिनी में शकों और हिरणों से युद्ध हो रहा है, सज्जन नामक एकांकी में मुगलों से युद्ध हो रहा है, प्रलय की छाया में तुर्कों से युद्ध हो रहा है, कामना नामक उनका एक नाटक है जिसमें अंग्रेजों से युद्ध हो रहा है। तो प्रायः हर कालखंड में जो हमारे शत्रु थे उनसे भारतीयों ने जिस प्रकार युद्ध किया उनका स्मरण कराकर वे प्रकारांतर से संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्र चेतना से बड़ा और कोई जीवन मूल्य नहीं होता है। इसी छायावाद से जुड़े हुए अपनी कवि निराला जी ने बहुत सारी रचनाएं की। राम की शक्ति पूजा का संदर्भ मैंने दिया ही। उनके दो उपन्यास हैं, एक चोटी की पकड़ और काले कारनामे। चोटी की पकड़ में बंगभंग आंदोलन का किस्सा है और काले कारनामे में विशेष रूप से बाद के जो षड्यंत्र, खासतौर से किसानों के शोषण के जो कार्यक्रम अंग्रेजों ने चलाए थे उसको लेकर, उसमें सिपाही विद्रोह और स्वदेशी आंदोलन की कथा। दोनों उपन्यास अधूरे रह गए, लेकिन जितने हैं उतना कुछ संदेश देते हैं। ऐसे ही प्रसाद जी की एक कहानी है गुंडा नाम से। उसमें बनारस में उस गुंडे का काशी नरेश की और वहां की रानियों से जो युद्ध चला, किस तरह उस गुंडे ने राष्ट्रीयता का परिचय दिया। वो गुंडा अराजक तत्व तो नहीं है, राष्ट्रीय चेतना से परिपोषित व्यक्ति है। वो कहानी के माध्यम से प्रकट होता। आजादी का पूरा इतिहास लिख डाला है। महादेवी जी और विषयों में तो मुखर नहीं हुई, लेकिन गांधी जी की अभ्यर्थना वो निरंतर करती रही हैं। वो धरा के पूत उनको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही निराला जी का गीत भारत जय विजय करे, या प्रसाद जी का गीत अरुणीय मधुमेह देश हमारा, या स्कंदगुप्त के अंत में जो भारत का इतिहास उन्होंने दिया है, 5000 वर्षों के इतिहास,
हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया तिलक हार। ये सब राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। उस समय तमाम खादी गीत लिखे गए, राष्ट्र वंदना के गीत लिखे गए, प्रयाण गीत लिखे गए और मानवीय मूल्यों को लेकर जो लेखन किया गया उससे सर्वोदय, अंत्योदय, इन सबको बल मिला। अछूरोद्धार का जो आंदोलन चल रहा था उसको स्वर मिला। निराला की कविताओं में तो खास तौर से, चाहे तोड़ती पत्थर को देखे, चाहे कुकुरमुत्ता को देखे, बहुत सारी कविताएं, परवर्ती कविताएं उनकी हैं जो सामाजिक समरसता को लेकर, यानी कुल भारतीयों को एकत्र कर, एक जगह पूरी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए और ये स्फूर्ति भरने के लिए, जब कहते हैं कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की मुक्ति नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, तो जागो फिर एक बार में भी उसी प्रकार का प्रबोधन दिया जा रहा है। इस तरह से आप पाएंगे कि पार्षद जी का वो गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, उस समय कांग्रेस के अधिवेशनों में अनिवार्य रूप से गाया जाता था। हमारा सबसे पहला राष्ट्रगीत यही है। जनगण मन तो बहुत बाद में आया है और बड़ा विवादास्पद भी रहा है। सही अर्थों में जो ऐसे अवसरों पर सार्वजनिक रूप से गाए जाते थे उनमें इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और पार्षद का गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये बहुत लोकप्रिय रहे। ऐसे ही गुप्त जी के बहुत सारे गीत, ये पूर्ण पताका फहरे, पंत जी का गीत भारत माता ग्रामवासिनी, बंशीधर शुक्ल अवधि के एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे बंशीधर शुक्ल, लोक जीवन से जुड़े हुए, इन्होंने तो ऐसे गीत न जाने कितने लिख डाले थे। मेरा रंग दे बसंती चोला उन्हीं का लिखा हुआ गीत है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फकीरों का फेरा हुआ है, या टूटे ने चरखे गतार चरखवा चालू रहे, गांधी महात्मा दुल्हा बने हैं दुल्हन बनी सरकार, लाल जवाहर सहिबाला बने हैं नौवा बना थानेदार, चरखवा चालू रहे, मेरा टूटे ने चरखे गतार। उसी क्रम में हितैषी जी का एक बहुत बड़ा नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये तो सदैव जी का था, हितैषी जी का था। शहीदों की मजारों पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का वही बाकी निशा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छायावाद और द्विवेदी युग और उसके बाद भी दिनकर तक के काल में, जिसको प्रगतिशील इतिहास खंड से जोड़ा जाता है, उसमें बराबर इस प्रकार की रचनाएं कविता में भी और गद्य में भी। गद्य में प्रेमचंद्र का सोजे वतन, ये दुनिया का अनमोल रतन, उन सब में भी यही बात आई है। उसी बीच सावरकर का यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था न्यू इंडियन लिटरेचर, जिसमें आजादी के नाम पर मिटने वालों का एक लंबा क्रम दिया गया है। उसी बीच सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं आई, चाहे झांसी की रानी को लेकर हो, या वीरों का कैसा हो बसंत हो, या जलियांवाला बाग में बसंत हो। माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत सारी रचनाएं उसी बीच प्रकाशित हुई। वे बड़ीपंथी विचारधारा के कवि थे, सिद्धांततः लोकमान्य तिलक से बहुत सहमत थे, बहुत प्रभावित थे, लेकिन जादू गांधी जी का बोल रहा था। तो गांधी लोकमान्य तिलक के गरंदर से भी प्रभावित थे। तो दोनों को समन्वय करते हुए उन्होंने बलिपंथ नाम की एक विचारधारा बना दी। दूसरे को नहीं मारेंगे, स्वयं बलि हो जाएंगे, लेकिन आजादी, स्वतंत्रता की देवी बलिदान मांगती है, ये मांग करके चल रहे थे। बड़ी प्रसिद्ध कविताएं उनकी हैं, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं है सुरवाला के, आप सबको ने बहुत बार पढ़ा होगा। ऐसे ही वर्ण त्योहार नाम की एक कविता, कैदी और कोकिला नाम की बड़ी प्रसिद्ध कविता, सिपाही नाम की बड़ी प्रसिद्ध कविता, वीर पूजा नाम की बड़ी प्रसिद्ध कविता, वे कविवीर का प्रकाशन कर रहे। कविवीर नाम उन्होंने गांधी जी के नाम पर कर छोड़ा था। खंडवा से यह पत्र क्रांति की आग उगलता था और उसमें बराबर जेल यात्रा का आह्वान किया जाता। हिंदी कवियों में सबसे ज्यादा जेल यात्रा करने वाले माखनलाल चतुर्वेदी थे। पूरे 9 वर्ष उन्होंने जेलों बिताए
और 7.5 वर्ष बालकृष्ण शर्मा नवीन ने बिताए। उस समय जेल में इनके साथ नेहरू थे, गांधी थे और बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन आजादी की लड़ाई खत्म हो जाने के बाद इन्होंने सत्ता की ओर मुंह नहीं किया। बाद में कई प्रलोभन दिए गए कि यहाँ के राज्यपाल हो जाइए, कैबिनेट मिनिस्ट्री हो जाइए और अमुक अमुक पद लीजिए। वे उस पर व्यंग करते हुए एक दोहा लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक एक पद पर 100 टूटे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अपने त्याग किया बलिदान पर राम राज्य का स्वांग साधो। जिन्होंने संघर्ष किया है आजादी के लिए, वे उसकी कीमत नहीं वसूलना चाहते हैं। ये उनके लिए अपमान की बात है। बाद में द्वारका प्रसाद मिश्र जब मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश के, तो डीलिट की मानद उपाधि वे खुद नहीं गए, प्रभा नामक पत्रिका के संपादन कर रहे थे। अपनी लोकसभा के सदस्य भी, सांसद भी थे, कानपुर से लड़ करके जाते थे। 7.5 वर्ष उन्होंने जेलों में आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, या आज खड्ड की धार खंडिता है। ऐसे ही राष्ट्रीय चेतना से भरा हुआ एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है उनका। कहते हैं ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और हिंदुस्तान कितना पुराना है, जब से जिस दिन सबसे पहले जागे नवसर्जन के स्वप्न घने, विधाता के मन में जिस दिन कल्पना आई कि कोई देश बनाया जाए, जिस दिन सबसे पहले जागे नवसर्जन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, तब से है ये देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हिंदुस्तान हमारा है। तो नवीन जी भी बड़े प्रबल राष्ट्रवादी और खासतौर से फक्कड़ आदमी थे। पूरा जीवन आजादी की लड़ाई में और बाद में जब तक जीवित रहे सांसद रहे, लेकिन एक घर एक कुटिया तक अपनी नहीं बना पाई। बड़ा प्रसिद्ध गीत उस पर लिखा था, हम फक्कड़ आदमी है और हम अनिकेतन, अब तक सारी यो ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी, कौन बनावे आज घिनौंदा रुचकर तनकर कंकड़ माटी, अरे ठाठ फकीराना है अपना, बाघंबर सो है अपने तन, हम अनिकेतन। ये रहे हैं हिंदी के राष्ट्रवादी बलिदानी कवि। उसी अवसर पर, उसी बीच या क्रम में कह लीजिए, दिनकर जी आते हैं। वो भी राष्ट्र कवि भी उपाधि से विभूषित हुए हैं। बहुत सारी रचनाएं समय समय पर विभिन्न घटनाओं से जुड़ी हुई। उनकी खासतौर से द्वंद्व गीत में, रेणुका में तांडव नाम की जो कविता है, दिगंबरी नाम की कविता है, विपथगा जो कविता है, उनसे संबंधित बड़ी ओजस्वी रचनाएं दिनकर जी ने की है। जब चौरी चौरा कांड हुआ और उससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो दिनकर जी ने उनको ललकारते हुए लिखा, ऐ दुधाग्रस्त शार्दूल बोल, शार्दूल हो तुम, सिंह चीते की तरह बहादुर हो, कर्मवीर हो, क्यों दुधाग्रस्त क्यों हो गए हो? इस समय स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, इस समय स्वतंत्रता का आंदोलन अपनी पूरी आंच पर है, पूरी तेज के साथ चल रहा है। इसको स्थगित करना, सारा युवा मानस थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। तो वो सारी भावना उनकी कविता में। ऐसे ही यतीन्द्रनाथ दास की जब मृत्यु हुई जेल में ही, कहते षड्यंत्र पूर्वक उनको मारा गया था, तो दिनकर ने बागी कविता लिखी थी और भूखे जवानों की उन्होंने आग की भीख मांगते हुए वो जो ओज प्रकट किया था, इसी तरह से उसी युग के प्रगतिवादी धारा के कवि, भारतीय राष्ट्रीय प्रगतिशील धारा से जुड़े हुए थे मिलिंद जी। बड़ा प्रसिद्ध गीत है उनका, जागो जय के तारुण्य आज बलिपथ की प्रेरक बेला है। रांगे राघव विचारधारा से तो साम्यवादी थे, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध थे और जमकर उनका विरोध कर रहे थे। राष्ट्र जागा उनका एक गीत है, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया। एक जगह कहते हैं, डाइन की सरकार फिरंगी चबा रही है दांतों से, छीन गरीबों के मुक्का कौर दुरंगी घातों से।
इस झूठे सौदागर का यह काला चोर बाजार उठे, परदेसी का राज न हो, बस यही एक हुंकार हो। जब वो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इससे पूरा भारतीय मानस आहत हो गया था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की एक शोक भरी हुई कविता एक तरह से हृदय जैसे फट गया हो। लिखते हैं कि बड़े नाजों से जिनको माओ ने पाला, बनाए गए मौत के वे निवाला। नहीं याद क्या बागे जलियांवाला, गए भूल क्या दागे जलियांवाला। असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। उस पूरा भारत जो अस्त व्यस्त हुआ है, खासतौर से वे लोग जो तटस्थ थे, उदासीन थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर तक को अपनी उपाधि लौटानी पड़ी थी। उसे पूरे भारत में एक विशेष प्रकार का विद्रोह और आक्रोश का स्वर फैल गया। और फिर सही ही कहा है कवि मिलिंद जी ने कि है क्या अजब कि कब्रों से मुर्दे निकल पड़े, जय हिंद बोल बोल के दिल्ली को चल पड़े। उसी बीच नेताजी का यह आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली चलो, और फिर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां से सहायता न मिलने पर उनको विदेशों की शरण लेनी पड़ी। उस सारी कुर्बानी से, उनके सारे त्याग से, आजाद हिंद फौज के सारे कार्यक्रम से आप बड़ी प्रकार परिचित हैं। इसको लेकर बहुत सारे गीत भी लिखते रहे। सुख शांति की वर्षा बरसे भारत भाग्य विधाता उसी समय का बनाया हुआ है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, उसी समय का गीत है, प्राण गीत है। तो ऐसे वंदे मातरम आंदोलन के साथ जो रचनाएं हुई, दिनकर में, रेणुका में, द्वंद्व गीत में, विपथगा में, हुंकार में जो रचनाएं की, जब वो कहते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, जूझ रहे जो अरि तोपों से अपना सीना खोल। जो तोपों का मुकाबला कर रहे हैं, जैसे हमारे पत्रकारों ने कहा था कि जब तोपें चल रही हों तो अखबार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। उस अखबार के माध्यम से, माने जनसंचार क्रांति के माध्यम से इनको रोका जा सकता है, तोप की दिशा को मोड़ा जा सकता है। यही स्थिति सोहलाल द्विवेदी की रही है। उनकी दो रचनाएं, दो संकलन बड़े महत्वपूर्ण है, एक भैरवी और एक प्रयाण गीत, जिसमें बड़ा प्रसिद्ध गीत है उनका, वंदना के इन स्वरों में याद स्वर मेरा मिला लो, हो जहां बलिशीष अगणित एक सिर मेरा मिला। जहां बहुत सारे लोग बलिदान करने जा रहे हो, उसमें एक मेरे सिर की भी गणना कर लो। वंदनी माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो, हो जहां बलिशीष अगणित एक सिर मेरा मिला लो। इसी तरह गोपाल सिंह नेपाली राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। वे कहते हैं कि अगर हम सब, उस समय हमारी थी, तलवार उठा लो तो बदल जाए नजारा, 40 करोड़ों को वतन ने पुकारा। ऐसे ही श्याम नारायण पांडे की रचनाएं, ऐसे ही उस समय उर्दू के बहुत सारे शायर, हिंदी के बहुत सारे नाटककार या रंगकर्मी, उनमें एक माधव शुक्ल सामा रहे या साज रहे, बस हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सिर पर ताज रहे, खादी का कफन हो मुझ पे पड़ा, बस वंदे मातरम अल्फाज रहे। तो ये जो सिलसिला चला, ये एक खास तरह का लेखन है, एक विशेष प्रकार का साहित्यिक रचना कर्म है। इसी के समानांतर एक लेखन चला क्रांतिकारी कवियों का। उन क्रांतिकारियों में पहल तो की थी दिल्ली से ही अजीबुल्ला खान ने। उस समय एक अखबार वो निकालते थे, उस अखबार में एक झंडा गीत लिखा था। तब बादशाह जफर का शासन था, मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट, 1857 का गदर होने को था। उस समय लिखते हैं कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी ही नीयत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम, कितना नमीन, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें,
बरसा वो ललकारा। वहीं से 1857 की गदर की योजना बनी थी, लेकिन किसी क्रम में थोड़ा गड़बड़ हो गया। जो बैरकपुर में आंदोलन हुआ मंगल पांडे के यहाँ, उसके साथ साथ मेरठ छावनी में जो झगड़ा हुआ, इनकी तिथियां उलट पुलट गई। इतना आवेश भर गया कि एक तिथि का इंतजार लोग नहीं कर पाए। जिसको जहां अवसर मिला उसने वहीं आक्रमण कर दिया। जगह जगह बहुत सारा संघर्ष हुआ। एकाग्र न होने की वजह से आंदोलन शिथिल हो गया। लेकिन अवध क्षेत्र में एक ऐसा दल पैदा हुआ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, जिसमें बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला थे, रोशन सिंह थे। इन लोगों ने काकोरी कांड किया था, जिसको काकोरी रेल एक्शन कहा जाता है। परिणाम स्वरूप जो पकड़े गए, इनको फांसी दी गई। तो उस दौर में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं दी। बिस्मिल ने लिखा, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं, खाने बीराने कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ऐसे ही जेल में रहते हुए उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी, उसमें बहुत सारे शेर व शायरी। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। उनसे पूछा जाता है कि आखिरी आरजू क्या है, तो लिखते हैं कि कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो ये है कि रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। जब मैं फांसी पे चढ़ाऊ जाऊं और बाद में दाह कर्म किया जाए, तो मेरे कफन में भारत की मिट्टी रख दी जाए। यह मेरी आखिरी आरजू है। और आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद हिंदुस्तान होगा। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। आखिर का उनका वाक्य है कि मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। यही स्थिति रोशन सिंह की थी, बड़े ओजस्वी कवि थे। वो कहते हैं, मुर्दा दिली जिंदा दिली को जान तो रोशन, यूं तो कितने ही हुए और होते हैं। तो बलिदान के माध्यम से ही होता है। सचिना सान्याल ने बंदी जीवन नामक जो रचना की थी, उसके कई सारे अनुवाद हुए। भगत सिंह पंजाब के अच्छे कवि भी थे, शायर थे, प्रगतिशील विचारधारा के, बड़े तेजस्वी। वे उस वक्त तो एक पत्रिका भी प्रकाशित करते थे और उसके साथ साथ बड़े लंबे लंबे वक्तव्य भी उन्होंने छपाए थे। हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, गांधी जी की विचारधारा से मेल नहीं था। इसी तरह से उर्दू के एक कवि थे, शायर अख्तर नाम थे। वे जगह जगह ललकारते हुए कहते हैं कि बाजा अब तो जका से ए फिरंगी बाजा। कुंवर प्रताप सिंह की बहुत सारी गजलें प्राप्त हुई हैं। एक गजल में कहते हैं कि क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते। और माहिर एक शायर थे जिनका ये नारा बड़ा बुलंद हुआ था कि होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जब तक सर नहीं कटता है तब तक आजादी नहीं मिलती है या उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे कवि लेखक आपको दिखाई देते हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। प्रश्न केवल यह है कि जितना लंबा युद्ध चला, 90 साल तक, तो 57 से लेकर 47 तक ये प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन चलता रहा। इतनी लंबी अवधि संसार के दूसरे युद्धों की नहीं रही। अहिंसात्मक संघर्ष करने के कारण इसकी अवधि बहुत हुई। और दूसरे पहले तो बड़ा सुखद था, पर बाद में जो विभाजन हुआ और विभाजन में लाखों लोग जो मारे गए, उसे आजादी बड़ी महंगी पड़ गई। प्रश्न ये उठता है कि आजादी सही अर्थों में कब मिली। हमें अटल जी की एक कविता याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि आजादी अभी अधूरी है। वे वर्तमान दशा को लेकर कह रहे हैं, उनकी जो समकालीन दशा थी कि कलकत्ता के फुटपाथों पर जो गर्मी सर्दी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। अभी आजादी सब तक नहीं पहुंची है, उन्हें आजादी के लाभ सब तक नहीं पहुंचा है।
दूसरे ये है कि आजादी हमें कई किस्तों में प्राप्त हुई है। जैसा मैंने आरंभ के अपने विवरण में बताया कि यह आजादी दिल्ली में कुछ महीनों के लिए रही, लखनऊ में कई महीनों के लिए रही, आरा में रही। यह आजादी लिच्छवी गणतंत्र से शुरू होती है तो उसके बाद अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में या पंजाब में, कई जातियों, कई संप्रदायों और कई राज्यों में देखी जाती है। विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से जब वर्मा पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया और उसी के साथ साथ अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल के ऊपर अपना झंडा फहरा दिया, यह 21 जून 1943 की बात है। आपको याद होगा 21 जून, पिछले 21 जून को एक बार माननीय मोदी जी ने लाल किले पे झंडा फहराया था और कहा था कि हमारी आजादी की एक स्मृति दिवस ये भी है। तो एक आजादी वो भी है। और ये आजाद हिंद फौज को जो आजादी मिली थी वो केवल झंडा फहराने की नहीं थी। उन्होंने रंगून में जो अपना शासन स्थापित किया था, बाकायदे उसके अध्यक्ष बने थे, यानी प्रेसिडेंट, सेनापति उसमें बनाए गए थे, विदेश मंत्री थे, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री थे, पूरा मंत्रिमंडल तैयार किया गया था। उनका अपना झंडा था। आजाद हिंद फौज की अपनी करेंसी थी। आजाद हिंद फौज का अपना रेडियो था। आजाद हिंद फौज का अपना संविधान, अपनी नियमावली थी। और इसको बाकायदे चीन ने मान्यता दी थी, जर्मनी ने मान्यता दी थी और फिलीपाइंस ने मान्यता दी थी। शायद 4 देशों की मान्यता मिली थी, बाकी प्रक्रिया में था। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आजाद हिंद फौज की सत्ता को विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और उसी के साथ साथ सत्ता के जो आवश्यक उपकरण होते हैं, ये उपादान, अपना संविधान, अपना सिक्का, अपना न्यायालय, अपनी फौज, अपना मंत्रिमंडल, इन सब की व्यवस्था कर ली थी। तो वो भी पूरी न सही, आधी अधूरी आजादी तो वो भी है। उस हिसाब से भी उसको देखने की आवश्यकता है। बीच बीच में जब होम रूल मिला, वो भी हमारी आधी आजादी थी। तो इस तरह से आप ये पाएंगे कि स्वतंत्रता कई रूपों में मिली। और दूसरे ये है कि पूरी स्वतंत्रता आज तक नहीं मिली। 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तब पांडिचेरी पर हमारा अधिकार नहीं था। फ्रांस सरकार से मांगा गया, उसने मना कर दिया। आखिर में 1956 में उसने हमको स्वतंत्रता दी। 3 कॉलोनियां थी उनके अधिकार। पुर्तगाल में, गोवा में तो पुर्तगाल सरकार ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम कतई आजादी नहीं देंगे। लोहिया जी का बहुत दिनों तक वहां आंदोलन चला और बाद में भारत सरकार को फौज भेजनी पड़ी। गोवा को विजय किया गया, तब हमें आजादी मिली। और कश्मीर की आधी आजादी तो अभी हमसे दूर है, जिसको पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं। तो जो मिली है थोड़ी खंडित तो है, लेकिन जितनी मिल गई है वो भी बड़ी सुखद है। इसलिए उसका हर्षोल्लास तो मनाना ही चाहिए। मेरे सामने 2-3 जिज्ञासाएं हैं, वो विचार विमर्श के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, तो पाकिस्तान को 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए क्यों कहा गया? हमसे एक दिन पहले स्वतंत्र हुआ। इसके पीछे रैशनल क्या है, रहस्य क्या है, तर्क क्या है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि आजाद हिंद फौज की जो सरकार बनी थी, उसके ऊपर व्यवस्थित इतिहास, प्रामाणिक इतिहास लेखन होना चाहिए। और आजादी की लड़ाई का जो इतिहास बन रहा है उसमें भी विधिवत स्थान देना चाहिए। अब तक षड्यंत्र पूर्वक नेताजी को पर्दे के पीछे रखा गया, आजाद हिंद फौज को भी रखा गया। ये बदनाम किया गया कि वो बहुत कुछ फ्यूडल था, वो डिक्टेटरशिप के दिशा में जा रहा था, वो अराष्ट्रीय हो गया था। तो इस तरह के बहुत सारे तर्क इसके साथ जोड़े गए हैं। जब हम स्वतंत्रता का ये मंगल पर्व मना रहे हैं, तो उसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन,
कि जो अंतर्निहित या कहे अर्धोद्घाटित तथ्य हैं, इनको भी प्रकाश में आना चाहिए। और तीसरी आवश्यकता यह है बड़ी ग्लोसरी हिंदी कवियों की, साहित्यकारों की, जिसमें हम बता सकें कि इन कविताओं या इस साहित्य के माध्यम से भी आजादी का इतिहास लिखा जा सकता है। बस दिक्कत यह है कि हम स्वातंत्र चेतना पर तो लिखते रहे, राष्ट्रीय भावना पर तो लिखते रहे, लेकिन घटनाओं पर हमने नहीं लिखा। बहुत खोजने पर भी चौरा चौरी कांड की कोई कविता हमें नहीं मिली। जैसे मैंने कहा कि गदर को लेकर कोई कविता भारतीय युग में उस समय कवियों ने नहीं लिखी। अब आज तो बहुत लिख रहे हैं, मेरा मतलब समकालीन कवियों से, आंखों देखा वर्णन जिन्होंने किया हो। उसी तरह से अभी मैं जलियांवाला बाग की बात कह रहा था, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के अतिरिक्त किसी की चर्चित कविता नहीं आई है। कविता के माध्यम से हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं कि दांडी यात्रा कैसी हुई थी, नमक आंदोलन जो चला था, या गोलमेज परिषद के ऊपर जो कुछ बहस, जो भी पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क आए, वे क्या थे वस्तुगत रूप में। अखबारों में जो उसके ऊपर टिप्पणी हुई है, जो प्रो ब्रिटिश थे वो अपने ढंग से टिप्पणी कर रहे थे, जो राष्ट्रीय थे वो अपने ढंग से कर रहे थे। वस्तुनिष्ठ विवेचन, मेरा कहने का तात्पर्य है कि साहित्य को भी जन इतिहास से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम सिद्ध कर सकें कि साहित्य भी इतिहास का एक स्रोत हो सकता है, उसको होना चाहिए। इन्होंने परोक्ष रूप से प्रतीक पात्र बना करके तो अपनी बातें कही, प्रकारांतर से कहा, वे घटित होती हैं सीधे न सही, परोक्ष रूप से, टेढ़े ढंग से, लेकिन प्रकट रूप से उनका क्या प्रदेय है। और उन्होंने जन जन में स्वतंत्रता की अलख जगाने, त्याग और बलिदान का संदेश देने की जो भूमिका अदा की है, उसको सुनियोजित रूप से एक ग्लोसरी के रूप में, एक अच्छे संकलन के रूप में यदि उपलब्ध करा दिया जाए तो उससे साहित्य की महत्ता बढ़ेगी और साथ ही साथ एक प्रामाणिक इतिहास हमारे सामने आएगा। मैं समझता हूं मेरा समय हो गया है, अब मैं यहीं पर विराम लेता हूं और एक बार पुनः आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपने कहा कि राष्ट्रीय चेतना से बड़ा कोई जीवन मूल्य नहीं हो सकता, और ये जीवन मूल्य हमारे साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से हमें दिया है। और मैं कहती हूँ कि आज आपने अपने वक्तव्य द्वारा हमारे सबके भीतर, जितने भी आज आभासी पटल पर विद्यमान हम सब हैं, हम सबके भीतर इस चेतना को जगाने का कार्य किया है। आपने अपने वक्तव्य के द्वारा अंत में जो 3 प्रश्न रखे हैं कि साहित्य के माध्यम से भी हम इतिहास को जाने, साहित्य भी इतिहास को जानने का एक स्रोत हो सकता है, और आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के जो अर्ध सत्य हमारे सामने है, आधी बातें छिपी हुई हैं, तो उनको भी जाना जाए, या पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही क्यों स्वतंत्रता दे। तो मुझे लगता है अब ये जो व्याख्यान माला आज प्रारंभ हुई है, इसमें आगे हमारे विद्वान वक्ता जुड़ेंगे, उनके बीच में भी ये चर्चा परिचर्चा रहेगी। आपने इन विषयों को दिया है, इन बिंदुओं को दिया है, तो इन पर भी हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। और दीक्षित सर जी का जो आज का व्याख्यान रूपी जो पाठ्येय था, ये तो हमारी पूरी व्याख्यान माला के लिए एक दिशा निर्देशक का कार्य करेगा। विषय ही इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है, उसको 1 घंटे में उसके सभी पक्षों को रख पाना बड़ा कठिन था, पर सर ने कोई भी बिंदु नहीं छोड़ा। हर बिंदु पर 2000 वर्षों से प्रारंभ करते हुए आदिकाल से गौरी गजनवी के सिकंदर के समय से प्रारंभ करके और ब्रिटिश शासन तक के पूरे देश की स्थिति का वर्णन भी किया, और फिर साहित्यकारों ने किस प्रकार से देश में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया, और कहाँ कौन से बिंदु छूट गए हैं उन पर भी आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो सर का बहुत बहुत आभार, और सर को तो जितना सुने कम है।
लगता ही नहीं कि समय कैसे चला गया। जब सर ने कहा कि अब समय होने वाला है, तब मेरी नजर घड़ी पर गई, अरे इतना समय हो। तो हम ज्यादा इस ले तरह लिया से पूरी तरह उनके व्याख्यान में डूब जाते हैं, और ये हमारे ऊपर सर का एक आशीर्वाद है। और ऐसे ही सर का आशीष वचन हमारे लिए सदैव बने रहे, सर का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सर का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ पूरे नवोन्नयन परिवार की ओर से। सर को आभार प्रकट करती हूँ, सर के प्रति कृतज्ञ हूँ, और आशा करती हूँ हम जब जब सर को इस तरह से आमंत्रित करेंगे तो सर हमें अपने वक्तव्यों से, अपने ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। अवश्य। जी सर जय बहुत हिंद। बहुत आभार सर आपका। आप इस 20वीं 21वीं शताब्दी के साहित्यिक एनसाइक्लोपीडिया हो सर आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर ने। आपका जो आपकी जो स्मरण शक्ति है, जो संयोजन शक्ति है, जो प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण की कला है सर, वो अद्भुत है। और अरे उसका कुछ भी अंश हमें मिलेगा ईश्वर कृपा से तो हम बड़े कृतज्ञ और आभारी होंगे। और वस्तुतः हम सब की तरफ से लगभग 250 लोग जुड़े हुए थे सर, जितना मैंने देखा। तो सब लोगों की तरफ से, मैं नवोन्नयन की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से, इसमें बहुत सारे लोग सर हमारे आपके आशीर्वाद से प्रोफेसर बन गए। विनीता जी प्रोफेसर हो गई, अरे वाह, बधाई बधाई। धन्यवाद ममता सर। जी प्रोफेसर हो गई, ममता आपका सिंगला। आशीर्वाद है सर। ममता जी भी हो गई, बधाई बधाई। प्रदीप जी प्रोफेसर हो गए। अरे वाह, बधाई प्रदीप जी। हाँ, थैंक यू सर, और धन्यवाद सर, धन्यवाद। संध्या जी बहुत प्रोफेसर हो बहुत गई, अच्छा लगा। राजरानी प्रोफेसर हो गई सर। बहुत सारे अरे वाह। हमारे जो साथी विद्यार्थी मित्र हैं, बड़ी संख्या में हाँ, आपके आशीष का प्रतिफलन के इन सब की साधना सफल हुई। सब प्रभु की कृपा है, सबको बहुत बहुत और बधाई। जी जी धन्यवाद जी। सर। बहुत सारे लोगों की, कोई एसोसिएट बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया। अच्छा तो अच्छा। हम, हाँ सर, काफी करीब 400 लोग तो मुझे लगता है प्रमोट हो चुके हैं सब तक। अरे वाह और वाह। प्रोफेसर भी हमारे नवोन्नयन के बहुत बड़ी संख्या में, जैसे सुनील तिवारी भी प्रोफेसर हो गए, काफी अच्छा। सारे लोग हो गए। हाँ, मैं मतलब सूची बनाएंगे उनकी, तो उसके लिए भी सर हम सबकी तरफ से आपके प्रति आभार। आपने इस भयावह शीत लहर के बीच में हम सबको राष्ट्रीय चेतना से जो ऊष्मा प्रदान की, वो हमारे लिए सार्थक है, शक्ति है। और आगे भविष्य में भी आपका आशीष मिलता रहेगा, ऐसी कामना है। बराबर बराबर, हम साथ हैं। जी 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 सर, मैं नमस्कार सर, इसके बहुत साथ बहुत एक और भी धन्यवाद। बात जोड़ना चाहूंगी। हाँ कुछ हाँ, बोलिए। विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे थे, उनकी जिज्ञासाएं आ रही थी, पर समय हाँ। अभाव के कारण हम उन जिज्ञासाओं को नहीं ले पा रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि वो हमें लिखकर अपनी जिज्ञासाएं भेज दे, हम अगले सप्ताह उसको लेंगे। फिर ठीक है। आज हम नहीं ले पा रहे, समय पहले ही इतना हो गया है, 6:30 बज गए हैं। और अपने प्रश्न आप हमें भेज दें। और हमारे अगले सप्ताह का भी निश्चित हो गया है, 28 फरवरी को, जो 28 जनवरी को जो हमारा अच्छा। अगला व्याख्यान रहेगा, उसमें प्रोफेसर करुणा शंकर उपाध्याय जी हमारे बीच में रहेंगे और वे मुंबई, अपना हाँ। व्याख्यान देंगे। मुंबई विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं, हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, तो उनको सुनने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अगले सप्ताह भी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े। विनीता जी, उससे हमारे इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया है। विनीता जी, हाँ जी, उससे अगला शुक्रवार भी निश्चित हो गया है। हाँ, उससे अगला 4 फरवरी का भी निश्चित हो गया है, और वे नंद किशोर पांडे जी, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी उस पर वक्तव्य देंगे। तो अभी 2 सप्ताह के लिए तो हमने आगे के लिए निश्चित कर दिया है, और आगे जैसे जैसे होता जाएगा आपको सूचना मिलती रहेगी साथ साथ। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, और स्वाधीनता आंदोलन में हमारे जो साहित्यकारों का योगदान रहा, कितने ऐसे अलक्षित साहित्यकार हैं, आज सर ने इतने सारे नाम लिए जो हम नहीं जानते थे। उर्दू के इतने शायरों का नाम लिया जिनके साहित्य के विषय में हम नहीं जानते थे। तो एक एक विषय को लेकर के जब विस्तार से चर्चा होगी तो हमारे सामने कई अनछुए पहलू आएंगे, कई हमें हमारे ज्ञान के पर्दे, अज्ञान के पर्दे दूर होंगे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे इस आभासी पटल पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से जो साथी शिक्षक जुड़े हैं, शोधार्थी विद्यार्थी जुड़े हैं, नवोन्नयन परिवार के इतने शिक्षक जुड़े हैं, उन सबका मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। और तकनीकी सहयोग प्रदान किया आकांक्षा गुप्ता ने, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की कंप्यूटर विभाग से है। पूरे आज की मीटिंग का होस्ट उसने किया है और पूरे कार्यक्रम की जो लिंक देना और पूरा तकनीकी सहयोग उसका मिला है, तो उसके लिए उसका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। तो मैं अपने आज के इस व्याख्यान माला को दिनकर जी के शब्दों से, दिनकर जी की 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि जो राष्ट्रीय चेतना का स्वर साहित्यकारों ने जगाया, तो उन साहित्यकारों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए दिनकर जी के शब्दों में, चरण धूलि दो शीश लगा लूं, चरण धूलि दो शीश लगा लूं, जीवन का बल तेज जगा दूं, मैं निवास जिस मूक स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार, नमन तुम्हें मेरा शतवार, नमन तुम्हें मेरा शतवार, नमन तुम्हें मेरा शतवार। तो सबको प्रणाम करते हुए अंत में वंदे मातरम होगा, तो वंदे मातरम के साथ आज की हम व्याख्यान माला समाप्त करेंगे। आकांक्षा से अनुरोध है कि वंदे मातरम चला दे। क्षमा करें, मैंने इतना कुछ बोला और मेरा माइक अनम्यूट नहीं था, और मैं क्या बोलती गई, और किसी ने मुझे कहा भी नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ कोई सुन ही नहीं रहा है। सबने सुना है, सबने सुना है विनीता जी। मैं तो सुना है, लेकिन सुना है मैम, आवाज आ रही थी मैम, आवाज आ रही है। नहीं, अभी दिनकर जी की पंक्तियां बोली वो सुनी सबने। आवाज आई शत बार प्रणाम आपका, सबने सुना। मैडम चैट खोलो, फिर भेजो। मेरा माइक तो म्यूट था ना, म्यूट नहीं था, नहीं अनम्यूट था। अभी हुआ था मैम। बहुत अच्छे से अभिव्यक्ति की आपने। आकांक्षा जी वंदे मातरम चला दो। मैडम चैट बॉक्स खोलो, फीडबैक भेजो। चलिए, सभी नवोन्नयन परिवार के सभी सदस्यों का आभार, आप सबने समय निकाला और इस एक जीवंत श्रृंखला को
पुनर्प्रारंभ करने में हमारी मदद की। मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी हम इसी तरह अपना रचनात्मक योगदान करते रहें जी और इस तरह से विद्वत व्याख्यान हमारे बीच आते रहें और हम लोग उपकृत होते रहें। बहुत आभार सबका, और जिन्होंने भी इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में, पोस्टर बनाने में, पूरी व्यवस्था में सहयोग किया सीधे या प्रकारांतर से, उन सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। पुनः हम लोग फिर अगले शुक्रवार को समय से मिलेंगे। जैसा अभी विनीता जी ने बताया कि 2 अगले वक्ता उनकी स्वीकृति हमें आ गई है और हम इस श्रृंखला को आगे इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। अगर आपके दृष्टि में भी कोई अधिकारी विद्वान वक्ता आपको लगे कि हम उनको इस श्रृंखला में जोड़ सकते हैं, बुला सकते हैं वक्ता के रूप में, तो आपके सुझाव भी हमें मिलते रहें, बहुत अच्छा लगेगा।